डिस्क्लेमर, ये वीडियो मेरी नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जा रही है। जिस यूट्यूबर के उस यूट्यूबर का लिंक डिस्क्रिप्शन। प्लान बनाया था। मिन्नी और आदमी को साथ लाने का असली रीजन बस इतना था कि एना उस छोटी सी को देखना चाहती थी और पिछले 2 दिनों से मिंगमिंग आदमी की छोटी शैडो बन गई थी। बिल्कुल इनसेपरेबल। एमसी तो बस मिमिंग की वजह से फायदे में था। 2 साल बाद लीसा को देखने वाली अन्ना बहुत एक्साइटेड थी। उसने पहले ही मैं भी ठीक हूँ शाओजिया। तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हें कितना याद किया। दोनों ने एक दूसरे का हालचाल लिया, आपस में बातें साझा की। कुछ देर बाद तालेले ने आखिरकार अपनी नज़र उस छोटी बच्ची पर डाली जो चुपचाप उनके पास बैठी थी। तालेले शाओ से बातों में इतनी मगन थी कि उसने अब तक ठीक से उसे देखा ही नहीं था। जब उसने देखा, उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। यह बच्ची शाओजिया की तरह ही दिखती है, मानो उसी के सांचे में ढली हो, खासकर वह चमकती बिखरती आंखें। और तुम उससे प्यार किए बिना नहीं रह सकती शाओजिया। क्या यह मिंगमिंग है? यह बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है, बहुत प्यारी है। ताओ लेले अपनी सीट से उठीं, मिंगमिंग के सामने बैठ गईं, धीरे से उसके छोटे से गाल को सहलाया। फिर उसके माथे पर थोड़ी सी कुड़न आ गई। मिंगमिंग शाओजिया की तरह बहुत पतली थी। तालेले को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे पूरा यकीन था कि उस बेकार आदमी ने शाओजिया और बच्ची के साथ बुरा व्यवहार किया था। जितना वह सोचती, उतना गुस्सा बढ़ता जाता। वह उसके सामने जाकर मुंहतोड़ जवाब देना चाहती थी। उसने शाओजिया की ओर देखा। शाओजिया, तुमने तो कहा था न कि वह भी आ रहा है। वह कहा है? शाओ याओताओ लेले से निकल रही नकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर सकती थी। वह बस नहीं जानती थी कि यह कैसे समझाए, इसलिए उसने बस एक अजीब सी हंसी हंस दी। वह आइसक्रीम लेने लाइन में लगा है, बच्चों के लिए। ताओ लेले ने तुरंत शाओजिया के चेहरे का भाव पर लिया और इससे वह और भी गुस्से में आ गई। शाओजिया हमेशा से सौम्य और शांत स्वभाव की रही थी, लेकिन अब उस सौम्यता के नीचे एक डरपोकपन झलक रहा था। वह इसे महसूस कर सकती थी, लेकिन मिंगमिंग के सामने उसने अपना गुस्सा एक ठंडी सांस के साथ पी लिया और अपनी सीट पर लौट आई। चुपचाप दांत पीसती रही और मन ही मन तुम्हारे साथ बुरा करने की कल्पना करती रही। दाशा तालेले ने अभी मुंह खोला ही था कि अचानक रुक गई। उसकी निगाहें मिल्क टी की दुकान के प्रवेश द्वार पर टिक गईं। शाओजिया की आंखें झपक गईं। उसकी अभिव्यक्ति और भी अजीब हो गई। उसने सोचा कि तुम आ गए हो और इसीलिए लेले की नकारात्मकता भड़क उठी है। वह अभी मुड़ने ही वाली थी कि उसके पीछे से एक आवाज आई, थोड़ी तीखी और व्यंग्य भरी। तालेले, तुम्हें मिल्क टी पीने बैठने का समय मिल गया। क्या मैंने तुम्हें जो काम दिया था वह खत्म कर दिया? लू चिन, आराम करो, आज छुट्टी का दिन है। ताओ लेले का चेहरा काला पड़ गया। वह बिल्ली की तरफ फुफकारते हुए सामने वाले को घूर रही थी। शाओ जिया मुड़ी और उसे तुरंत पहचान लिया। लू चिन। शाओ याओ थोड़ी देर के लिए अचंभित रह गई। एक पूर्व सहकर्मी या उसी कंपनी की उभरती हुई गायिका, जिसने भी गंभीर कलाकार वाला रास्ता अपनाया था। अरे, यह शाओजिया है। तुम घर पर अच्छी गृहिणी नहीं बन रही हो। क्या हुआ? लेले को ढूंढने बाहर आ गई। लू चिन की आंखें मुस्कुरा रही थीं, लेकिन उसके शब्द पूरे जहर भरे थे। शाओ जिया के कुछ कहने से पहले ही ताओ लेले भड़क उठी। लू चिन, अपने काम से काम रख, आज काम का दिन नहीं है। तो ये तीखे व्यंग्य बंद कर। वह उछलकर खड़ी हुई, मिंगमिंग को उठाया और शाओ जिया का हाथ पकड़कर चलने को हुई। लेकिन लू चिन ने पहले ही उनके सामने आकर रास्ता रोक लिया। उसकी अभिव्यक्ति काली पड़ गई थी। उसने शाओ जिया को ऊपर नीचे देखा। उसके मुंह पर एक उत्तेजक मुस्कान खेल रही थी। शाओ जिया, तुम बहुत पतली हो गई हो। क्या जीवन ठीक नहीं चल रहा? अगर नहीं, तो बस एक शब्द कह दो, छोटी बहन। मैं थोड़ी सहायता कर सकती हूं। मैं इतनी उदार हूं। देखो लेले को, वह अब मेरे अंदर में छोटे मोटे काम करती है और जीवन बिल्कुल बुरा नहीं है। ताओ लेले का चेहरा सफेद पड़ गया। वह बिना एक शब्द कहे लू चिन को घूरती रही। शाओ जिया ने तुरंत अपना सिर ताओ लेले की ओर घुमाया। उसके चेहरे पर अविश्वास साफ झलक रहा था। छोटे मोटे काम का मतलब है जेठमजदूरी। कंपनी ने लेले के साथ ऐसा कैसे कर दिया? हालांकि अभी यह सवाल पूछने का समय सही नहीं था। जब शाओ जिया वापस लू चिन की ओर मुड़ी, तो उसकी आंखों में गुस्सा था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहती, तालेले ने ही बात की।
मेरा कंपनी के साथ अनुबंध महीने के अंत में समाप्त हो रहा है। मैं उस समय स्वाभाविक रूप से इस्तीफा दे दूंगी। बस मुझे आशा है कि कोई इतना ऊपर न चढ़े कि गिरने पर उसकी हड्डियां चूर चूर हो जाए। अगर शाओजिया वापसी करती है तो किसी को रात को नींद भी नहीं आएगी। लू चिन उस बात पर अकड़ गई। उसका शाओजिया के साथ एक जटिल अतीत था। शाओजिया ने उसे पूरे 1.5 साल तक मात दी थी। उस समय में कोई लू चिन का नाम तक नहीं जानता था। लेकिन लू चिन जल्दी ही संभल गई। उसने शाओजिया को एक तिरस्कारपूर्ण नजर से देखा। वापसी, यह सबसे मजेदार मजाक है जो मैंने आज सुना है। मुझे लगता है कि कोई कंपनी ऐसी फीकी कलाकार को साइन करने को तैयार होगी जो एक बच्चा संभाल रही है। बच्चे की बात आने पर लू चिन ने मिंगमिंग की ओर देखा। वह वास्तव में बहुत प्यारी है। तुम उसे अगली बड़ी चीज के रूप में तैयार करने पर विचार कर सकती हो। यह कहते हुए लू चिन ने एक उदासीन मुस्कान के साथ अपना हाथ बढ़ाया। वास्तव में मिंगमिंग के छोटे से गाल को चिकोटी काटने की कोशिश की। लेकिन तुमने उसे छूने की हिम्मत मत करना। अपने हाथ उससे दूर रखना। मैं वादा करता हूं, उसे एक बार छुआ तो तुम्हारे पास रोने के लिए भी कोई जगह नहीं बचेगी। 2 आवाजें एक साथ गूंजीं। एक शाओजिया की थी, दूसरी, गहरी और स्थिर, तुम्हारी थी। तुमने अपनी निगाहें जमाए हुए ठंडे स्वर में शाओजिया के सामने आकर खड़े हो गए। उन तीनों को आइसक्रीम दी। फिर लू चिन की ओर मुड़ गए और अपने आप को उसके और शाओजिया व मिंगमिंग के बीच में कर लिया। लू चिन सहम गई, सहजता से 2 कदम पीछे हट गई। जब तुम गुस्से में होते थे उसका भार साफ महसूस होता था। लेकिन उसने खुद को संभाला, तुम्हें ठीक से देखा और अचानक हंस पड़ी। ओह, यह सुंदर लड़का है। बिल्कुल बेकार। मैं सोच रही थी कि और कौन हो सकता है। तो तुम हो। क्या तुम किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी को मारने वाले हो? तुमने भ्रिकुटी सिकोड़ी और पीछे मुड़कर शाओजिया की ओर देखा। तुम्हारी अभिव्यक्ति एक साफ सुथरा सवाल पूछ रही थी। यह व्यक्ति कौन है और कहां से आई है? वह मेरी पुरानी कंपनी की एक गायिका है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह यहां मिलेगी। जितना तुम गुस्से में थे, हो सकता है कि दूसरे डर गए हों, लेकिन शाओजिया डर गई थी। तुम्हें उसकी ओर देखते हुए उसने अपनी आंखें थोड़ी नीची कर लीं। यह देखकर तुम्हारी भ्रिकुटी और गहरी हो गई। तुमने एक चुप सी आह भरी और आगे नहीं बढ़े। तुम वापस मुड़े और नीचे देखते हुए लू चिन से कहा, गायिका, मुझे खेद है। मैंने तुम्हारा नाम तक नहीं सुना। नहीं जानता कि तुम कौन हो। मैं इतना जानता हूं कि एक अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता। हटो। तुमने यह पूरी गंभीरता से कहा। लू चिन की आवाज और तीखी हो गई। अपनी औकात में रहो। क्या तुम सोचते हो मैं नहीं जानती कि तुम उस आइडल ग्रुप के गाओ चोंग और सुबिन की चापलूसी कर रहे हो? हर दूसरे दिन उन्हें ड्रिंक पिला रहे हो और अब यहां किसी बड़े व्यक्ति की तरह अभिनय कर रहे हो। गाओ चोंग, सुबिन, तुमने नामों को मन में घुमाया और अंततः उन्हें पहचान लिया। मूल बोर्ड के समूह के विघटन के बाद तुमने अपने एकल करियर को फिर से शुरू करने की कोशिश की थी और वास्तव में उनका पक्ष पाने के लिए बहुत समय और पैसा खर्च किया था। उन्होंने तुम्हें कभी समय नहीं दिया था। मैं उन दोनों को भी नहीं जानता। इसे जारी रखा तो मैं सुरक्षा को बुला रहा हूं। लू चिन ने तुम्हें एक तेज नजर देखा, फिर एक तरफ हट गई। तुमने शाओजिया का हाथ पकड़ा और तालेले को पीछे चलने का इशारा करते हुए सीधे बाहर निकल गए। लेकिन जैसे ही तुम लू चिन के पास से गुजरे, वह शाओजिया पर एक आखिरी तीर छोड़े बिना नहीं रह सकी। कितने अफसोस की बात है कि कुछ लोग फिर कभी गा नहीं पाएंगे। शाओजिया, मेरा नया सिंगल इस महीने के अंत में आ रहा है। लू चिन यह कहते हुए सच्चे दिल से हंसी। तुम अब अपनी तुलना मुझसे कैसे कर सकती हो? उसकी आवाज तुम्हारे पीछे धुंधली पड़ गई। तालेले मुड़कर उसे थप्पड़ मारने के लिए आतुर थी। वह जानती थी कि शाओजिया को गाना कितना पसंद था। इस तरह उसके चेहरे पर बात फेंकना शब्दों से परे क्रूर था। तुम्हारे कदम बस एक पल के लिए धीमे हुए। तुमने लंबी और स्थिर नजर से लू चिन की ओर देखा, फिर मुड़ गए और चलते रहे। तुम्हारी अभिव्यक्ति अपठनीय थी। शाओजिया ने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप अपने होंठ दबाए, लेकिन फिर एक छोटी, साफ आवाज गूंजी, बचकानी लेकिन निश्चित। मेरी माँ तुमसे बेहतर गाती है। तुम एक मतलबी औरत हो। सब लोग ठिठक गए। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि छोटी बच्ची ऐसे बोल उठेगी। तुम एक पल के लिए रुके, फिर मुस्करा दिए और मिंगमिंग के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, यही तो है मेरी बच्ची,
तुम्हारी सारी झुंझलाहट उस पल घुल गई जब मिंगमिंग ने बात की। तुमने लू चिन की ओर दोबारा देखे बिना ही उस जगह को छोड़ दिया। समूह ने वह जगह छोड़ दी। उन्हें एक रेस्तरां मिला और वे बैठ गए। शाओ याओ और ताओ लेले ने अपनी बातचीत फिर से शुरू कर दी। कुछ बातें थीं जो शाओ याओ सड़क पर नहीं पूछ पाई थीं। अब जब वे बैठे थे और आसपास कोई नहीं था, उसने ताओ लेले का हाथ पकड़ा और अंततः वह सवाल पूछा जिसे वह रोके हुए थी। लेले, तुम लू चिन के लिए छोटे मोटे काम कैसे करने लगी? और यानिया, वह अब क्या कर रही है? यानिया शाओजिया की पूर्व प्रबंधक थी, लगभग 40 साल की, और वह हमेशा शाओ के साथ अपनी बेटी जैसा व्यवहार करती थी। सवाल सुनते ही ताओ लेले का चेहरा साफ उतर गया। तुम्हारे जाने के बाद यानिया को कुछ ही समय बाद निकाल दिया गया। उसने बहुत देर तक काम ढूंढा, कुछ नहीं मिला। फिर उसकी मां बीमार पड़ गई और अस्पताल में भर्ती करानी पड़ी। उसे अस्पताल में उसकी देखभाल के लिए रहना पड़ता था, इसलिए उसने एक लाइव इन केयरगिवर की नौकरी कर ली। शाओ जिया ने उम्मीद नहीं की थी कि यानिया इतना नीचे गिर जाएगी। उसके सामने की दुनिया थोड़ी धुंधली हो गई। यानिया की एक तीक्ष्ण और सक्षम छवि उसके दिमाग में तैर गई। एक पल के लिए दोनों चुप रहीं। शाओ याओ ने अपने होंठ दबाए। वह जानती थी कि यह उसकी गलती थी। अगर वह इतनी आवेगी न हुई होती तो यानिया का यह हाल न होता। वह बार बार कंपनी के खिलाफ गई थी, लेकिन क्योंकि उसके पास पैसा और दबदबा था, कंपनी उसका ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। वह बिना दूसरा विचार किए चली गई। यानिया के साथ बाद में जो हुआ, उसकी कल्पना करना बहुत आसान था। माहौल भारी हो गया। समूह ने जल्दी जल्दी खाना खाया और थोड़ी और बातचीत के बाद ताओ लेले ने जल्दी से अलविदा कहा और चली गई। शाओ जिया का मूड नीचे था। उन्होंने उस दोपहर मिंगमिंग को एम्यूजमेंट पार्क ले जाने की योजना बनाई थी, लेकिन अब उसका दिल नहीं लग रहा था। तुम उसका मूड साफ महसूस कर सकते थे। तुमने कुछ कहने के बारे में सोचा, लेकिन अंत में कुछ नहीं निकला। तुम अभी भी वास्तव में नहीं समझ पाए थे कि शाओजिया उस समय तुमसे शादी करने पर इतनी क्यों आमादा थी, जैसे वह किसी जादू के प्रभाव में थी। मूल तुम नहीं जानता था, और तुम भी नहीं जानते थे। शाओ याओ घर जाना चाहती थी। वह अपने विचारों के साथ अकेले रहना चाहती थी। लेकिन जब उसने मिंगमिंग की आशापूर्ण आंखों को देखा, तो वह उसे निराश नहीं कर सकती थी। मिंगमिंग की खातिर तीनों एम्यूजमेंट पार्क गए। आखिरकार मिंगमिंग बहुत खुश थी। यह उसका पहली बार एम्यूजमेंट पार्क में था। उसने शाओजिया का हाथ पकड़ा और सीधे अंदर भागने की कोशिश की। शाओजिया ने खुद को संभालने के लिए मजबूर किया। वह नहीं चाहती थी कि मिंगमिंग अपने पहले एम्यूजमेंट पार्क की याद को एक उदास परिवार के रूप में देखे। उन्होंने घूमने वाले घोड़ों से शुरुआत की, फिर कई अन्य झूलों में से गुजरे, और बिना एहसास के आसमान धीरे धीरे काला पड़ गया था। पूरे पार्क में रंग बिरंगी रोशनी चमकने लगी। आखिरी सवारी फेरिस व्हील थी। जब तुम एक सोती हुई मिंगमिंग को गोद में लिए शाओजिया के साथ गोंडोला में चढ़े, तो मिंगमिंग तुम्हारी छाती से लगकर सो चुकी थी। फेरिस व्हील धीरे धीरे ऊपर उठा। नीचे चमकती बिखरती रंगीन इमारतें छोटी और छोटी होती गईं। तुम क्या नहीं जानते थे कि यह भी शाओजिया का पहली बार एम्यूजमेंट पार्क में और पहली बार फेरिस व्हील पर चढ़ना था। उसकी आंखें चौड़ी और उत्सुक थीं। गोंडोला की खिड़की से सब कुछ देख रही थीं, आश्चर्य से चमक रही थीं। वह बाहर देख रही थी। तुम उसे देख रहे थे। शायद उसने तुम्हारी नजर महसूस कर ली थी। उसके कान के लोब धीरे धीरे गुलाबी हो गए, और उसने तुम्हें हल्की सी डांटती हुई एक बाजू से नजर मारी। तुमने पहले कभी ऐसी नजर का शिकार नहीं हुआ था। उसे संभालना बहुत कठिन था। गोंडोला की मुलायम रोशनी उसके पतले चेहरे पर पड़ रही थी, और उस पल तुम लगभग चकित महसूस कर रहे थे। फेरिस व्हील धीरे धीरे अपनी ऊंचाई पर चढ़ता रहा। फिर एकाएक पार्क के हर कोने से आतिशबाजी एक साथ आसमान में बिखर गई। आतिशबाजी की रोशनी में तुमने इसे साफ देखा। शाओ याओ के चेहरे पर एक शुद्ध, निश्चिंत मुस्कान फूट रही थी। यह अंदर से कहीं गहरे से आ रही थी। तुम थोड़ा विचलित थे। फेरिस व्हील अपने शीर्ष पर पहुंच गया। आतिशबाजी और भी करीब से फूटी। शाओ जिया का चेहरा और भी अद्भुत था। तुम्हें अब ऐसे डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आवाज आतिशबाजी के शोर के नीचे नरम थी। शाओ जिया ने इसे ठीक से नहीं सुना। वह तुम्हारी ओर मुड़ी। उसकी आंखों में सवाल था। तुमने उसकी ओर नहीं देखा। तुमने अपनी नजर आसमान में बिखरते चमकीले रंगों पर टिकाए रखा। तुम बहुत कोमल हो,
यह सुरक्षित नहीं है। लोग इसका फायदा उठाएंगे। तुम्हें अब पहले जैसा डरने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं।